हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। बीच में बहुत दिनों का गैप हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे घर में कुछ अप्रिय घटना घट गई थी जिसके कारण मैं अपना वीडियो नहीं दे पा रहा था। फिर जब उससे उबरा तो जहाँ मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पर मेरी सुविधा ख़त्म हो गई है। अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ वीडियो तक इसी तरीके से यानी कि जहाँ बोर्ड की सुविधा नहीं है उस तरीके से हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक बीपीएससी के सिलेबस पे चर्चा किया था। हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी के सिलेबस में प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, और उसके बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं उसका डिटेल लेके आऊँगा, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि आखिर इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके प्रारूप क्या है। जहाँ तक प्री की बात है, अभी प्री के बारे में मैं इस वीडियो में कोई ख़ास डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको देखेंगे। और हम भी स्पेशल प्री को टारगेट करके जब आएगा प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा 66 का, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने उसको लेके उपस्थित होऊंगा। अभी खास करके हम लोग बीपीएससी मेंस, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड अगर कोई है तो वो मेंस ही है। क्योंकि आप जब प्री क्वालिफाइंग पेपर है और प्री जब क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है, और उसी के आधार पर उसी के मार्क्स जो आप ऑब्टेन करते हैं तो उसके आधार पर ये निश्चित होता है कि आप आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स का कोई ख़ास स्थान इस मायने में नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया था उसको लेकर के बराबर सवाल खड़े किए जाते थे, जिससे कि धीरे धीरे इंटरव्यू का जो रोल है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक मार्क्स, मिनिमम मार्क्स घोषित किया गया कि उससे कम किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ हम कुछ कर सकते हैं वहाँ के लिए हम लोग सतर्क रहें, और वह महत्वपूर्ण खंड हम लोगों का मेंस ही है। हमने उस दिन मेंस में के बारे में आप लोगों को बताया था कि जीएस में 2 पेपर होंगे, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, आप लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड दोनों 300 नंबर का होगा। जो जीएस है उसको 2 खंड में बांटा गया है, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर जो फर्स्ट है उसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, इंडिया और बिहार। हिस्ट्री, इंडिया और बिहार, करेंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और वो भी विथ बिहार, यानी कि बिहार में जो बातें हो रही हैं, नवीनतम घटनाएं घटित हुई हैं, उसके आलोक में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और तीसरा होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आपको पिक्चर्स दिए जाएंगे, ग्राफ के फॉर्म में दिया जाएगा, यानी पिक्टोरियल आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा, और उससे आपको कंक्लूजन निकालने होंगे। जो पूछा जाएगा उसका सटीक जवाब देना पड़ेगा, वो भी सॉल्व करके, या आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ रिटन फॉर्म में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में लाइए, उसको परिवर्तित कीजिए। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है प्रैक्टिस। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे सांख्यिकी में उतना ही बेहतर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मार्क्स है और इसमें जितने भी मार्क्स आते हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी कि आपको उतना मिल गया तो मिल गया, आपने सही बना दिया 50 का 50 तो 50 का 50 मिल गया, 70 बना दिया तो 70 का 70 मिल गया। ये कहना आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर 8वां तक का भी गणित किसी को ठीक से पता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर लेते हैं। अभी हम लोग जो मुख्यतः फोकस करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस आधार पे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पिछले साल से, यानी कि आप 64वां का क्वेश्चन देखिए, या 63वीं का देखिए, या 60वीं से 62वीं का देखिए, तो इन तमाम ये जो तमाम परीक्षाएं हुई हैं उसके क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे के लिए भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी का जो अभी भी एग्ज़ाम लिया जाता है एक सर्टेन पैटर्न के तहत लिया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ बहुत बेहतर कर पाने की
गुंजाइश काफ़ी कम होती है। आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको पढ़ना होता है और वहाँ काम करना होता है। कुछ वर्ष से देखा जा रहा है कि बीपीएससी ने अपने क्वेश्चन को काफ़ी हद तक मॉडिफाइड भी किया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि यूपीएससी के लेवल पर लाया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पैटर्न इसका वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, छोटी छोटी टिप्पणियाँ नहीं पूछी जाती हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो लगभग एक डिटेल, मतलब कि आप उसको उठाइए और जहाँ तक आप उसका आंसर दे सकते हैं वहाँ तक उसका आंसर दीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या रणनीति तैयार करेंगे, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कौन सा बुक हम लोगों को पढ़ना चाहिए मेंस के लिए, ये हर जगह उपलब्ध है। पता रहता है कि मेंस के लिए ये किताबें हैं, यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लोग अपनी किताब का चयन अगर सही से कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और हम एकदम लिमिट कर लेते हैं कि हम लोगों को यहीं से पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, इसी किताब को पढ़ना है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमेशा सबको पता रहता है, लेकिन हम लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, उसको अमल में नहीं ला पाते हैं। तो उसको अमल में लाना है। जहाँ तक जो मेरा अनुभव है वो अनुभव मैं आप लोगों को देने का भरपूर कोशिश करूँगा, जिसके कारण मैं असफल रहा हूँ उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि उससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिले। तो आपका जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, उसके बाद करंट इवेंट्स, और तीसरा हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं पेपर टू के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कोशिश करूँगा कि 2-4 क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपके सामने में रखूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन आखिर पूछा जाता है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बुक की तरफ आएंगे और देखेंगे कौन कौन सा बुक पढ़ना हम लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। चलिए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर में है, 64वां का है। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए? अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को समझना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को पहले, अच्छा रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन को ही देखें, जिससे कि ये भी तो पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद उसी को लेकर के किताब से टारगेट करें, किताब को हम लोग पढ़ें, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ देखिए, भारतीय संविधान, हम लोग जानते हैं कि भारत के लिए एक संविधान है जो फाइनली 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसी के तहत लगभग हमारा देश चलता है। महत्वपूर्ण पद सृजित किए गए हैं या महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो इसी के आलोक में अपना कार्य करती हैं। जो कानून बनाए जाते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाती है, वो संविधान को ही रेफरेंस लेकर के करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भारत का संविधान। और भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में इसका प्रियम्बल जैसे कोई किताब होता है और किताब के लिए लेखक बताता है कि उसने किताब में क्या लिखा है, उस किताब में क्या क्या पढ़ने वाले को मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारा संविधान क्या है, संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। तो इस चीज़ को जहाँ पर में घोषित किया गया है उसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, या फिर अंग्रेजी में उसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग प्रस्तावना, और प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पर मैं आया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए। तो बस अब आपको रुकना है यहाँ पर में और देखना समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तीनों को चिन्हित करना। करता है वो तो करता है वहाँ पे। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए? अब यहाँ पर में आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घूम रहा है। इसके लिए अब आपको बताना है संविधान में जहाँ जहाँ से, यानी कि संविधान में उस चीज़ के लिए पार्टिकुलरली उसकी व्याख्या की गई है या निर्देश दिया गया है, वहाँ पर में आपको जाना पड़ेगा।
तो समाजवादी है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, समाजवाद का मतलब, समाजवाद एक विचारधारा है जिसके तहत यह मान करके चला जाता है कि संसाधन पर सबका एक समान हक होना चाहिए, हर किसी की प्रतिष्ठा, समानता, अवसर, इन सारे चीज़ों में समानता का ख्याल रखा जाना चाहिए। वैसे समाजवाद को आज तक निश्चित तौर पे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन समाजवाद का आप मतलब यही निकाल के चलते हैं। समाजवाद का मतलब है कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो किसी भी कारण से स्ट्रगल नहीं कर पाए या उनको स्ट्रगल नहीं करने दिया गया, आज वो कमज़ोर और वंचित हैं, जिनके पास ठीक से खाने के लिए कपड़ा नहीं, यानी कि भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना, और मुख्य धारा में ही लाना नहीं, उनका जीवन जो और लोग हैं जो बेहतर तरीके से जी रहे हैं उनके समकक्ष ला करके खड़ा करना, उसके लिए नीतियाँ बनाना, ये मान करके चलना कि भारत एक समाजवादी राज्य है और इसके लिए हमको क्या, यानी कि कोई सरकार क्या कर सकती है। तो यहाँ पर मैं समाजवादी, और समाजवादी शब्द है या पंथ निरपेक्ष है, ये सब मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ला करके जोड़ा गया। जो भी हो, यहाँ समाजवाद को आपको चिन्हित करना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका तो पहले आप प्रीएम्बल का ही उल्लेख दीजिएगा। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसमें जो आपका आर्टिकल है 36 से 51 तक, वो जितना भी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसी के लिए हम लोग जानते हैं कि नीति के निर्देशक तत्वों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसको सरकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं, कर सकती है, करना चाहिए बिल्कुल। यहाँ नीति के निर्देशक तत्वों में जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट यही संकेत करता है कि ये जितनी भी बातें राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई हैं, 36 से 51 के अंतर्गत रखी गई हैं, उस पर काम होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर सरकार के पास संसाधन है तो, या उस लायक माहौल है तो, जैसे बहुत सारी राजनीतिक बातें, जैसे आप धारा 44 को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें इसको छोड़ देना, हमको अभी धारा 44 पे नहीं जाना, हमको समाजवाद में रहना है। समाजवाद में धारा 44 का मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं, जो सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ खास करके जो तय की गई हैं उसी के संदर्भ में हम लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी हो, चाहे किसी भी तरह का और प्रसूति सुविधा हो, या जो भी हो, इसका आपको उल्लेख करना। धर्मनिरपेक्ष के लिए तो ज़्यादा कहना नहीं है, धर्मनिरपेक्ष प्रियम्बल में तो खैर है ही। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के उसके कार्यों का जो प्रबंध है, या जो शासन का चरित्र होना चाहिए, यानी कि किसी धर्म को ना वो प्रोत्साहित करेगी और न किसी धर्म को हतोत्साहित करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी धर्म के लिए कुछ करेगी नहीं, बहुत कुछ करना है उसको और करती भी है। तो इन सारे चीज़ों को आप जहाँ से कलेक्ट करते हैं, जिस अनुच्छेद से कलेक्ट करते हैं, उसका रेफरेंस देते हुए और यहाँ पर मैं आपको बताना है। और लोकतांत्रिक गणराज्य, सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र को समझ लें और गणराज्य को समझ लें। इसमें दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी, और हम लोगों को फंडा क्लियर करके रखना चाहिए। लोकतंत्र से आशय है जो हम लोग सरकार चुनने का जो तरीका बनाते हैं, यानी कि सरकार बनाने का, फॉर्म करने का। लोकतंत्र का मतलब है जहाँ जनता के द्वारा सरकार जो हमारे लिए ही कार्य करती है, जिसके हाथों में सत्ता है, वो जनता उसको चुनती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर में इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम लिंकन का आप परिभाषा याद कर सकते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, लोकतंत्र, इसको हम लोग समझें। और गणतंत्र और लोकतंत्र एक जैसा शब्द लगता है भी, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर में गणतंत्र से मतलब है जिस देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वह भी निर्वाचित होता है, वह मनोनीत नहीं होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर में गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब ऐसे मुल्क हैं, देश हैं जहाँ पर में लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो अभी दुनिया का जितना भी देश है हर जगह लोकतंत्र ही है, मान करके चलिए। आप सोचते हुए कि पाकिस्तान में या कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ पर में था, ऐसी बात है लेकिन नहीं है। वह भी जो अपना शासन चलाते हैं तो लोकतंत्र को ही हथियार बना करके चलाते हैं। वो लोकतंत्र
कि लोगों को ये कहते हैं कि नहीं भैया हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मूड दूसरा है, मुझे करना दूसरा है, जनता भी सपोर्ट करती है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र, अब इसको बनाने के लिए इस तरीके से क्या उपबंध दिया गया, हम लोगों को ये डिटेल कर देना है। सिंपल सी बात है, अगर आप तीनों को केवल परिभाषित कीजिएगा ठीक से, तीनों के लिए प्रस्तावना में जो लिखी हुई उसका क्या अर्थ है इसको बताइएगा, जो बाद में जोड़ा गया तो उसके लिए रेफरेंस दे दीजिएगा, और इसके बाद आप अगर लिख देते हैं पूरा का पूरा अनुच्छेद के साथ कि यहाँ पर मिस के लिए, यहाँ पर मिस के लिए, यहाँ पर मिस के लिए प्रबंध किया गया, हो गया, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मार्क्स आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? वेरी मतलब इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर में बस वही बात है, थोड़ा सा जो इधर आकर के जो होने लगा है बीपीएससी में, वो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो टिप्पणी करिए, अपना मंतव्य दीजिए, इस तरीके की बातें रखी जाती हैं। अब यहाँ पर में जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, यानी कि आपको राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताना है कि राज्यपाल आखिर एक पद है तो क्या है, उसका कोई मतलब है, क्या मतलब है, उसके क्या अधिकार हैं। किसी भी जो कोई ऑफिसर होता है या कोई भी, तो उसके पास पद के लिए, यानी कि पद को धारण करने के लिए उसके पास योग्यता होती है, कुछ कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हमें जवाब देना। भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या हुआ एक केवल कठपुतली है? तो इसको हम लोगों को बताना है। पहले राज्यपाल के लिए जिस अनुच्छेद से, यानी कि 153 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ले चलना पड़ेगा। कहाँ पर में वह मंत्रिमंडल का सलाह लेता है, कहाँ पर में लेने के लिए विवश है। इसके बाद इसका मुख्यतः आपके अधिकारों का वर्णन करना है। जो अधिकार मुख्यतः 3, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय, इस 3 में हम लोग बांट देते हैं। और उसके बाद विधायी में जो सत्र को बुलाना है, सत्रावसान करना है, किस पार्टी को पहले इजाज़त देनी है कि आप आइए सरकार बनाइए, तो इसके लिए सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है। कार्यपालिका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उसकी नियुक्ति, महत्वपूर्ण पद पे जो बैठने वाले लोग हैं राज्य के अंदर उनकी नियुक्ति, ये सब कार्यपालिका संबंधी। वित्तीय यानी कि जो राज्य के लिए धन विधेयक लाया जाएगा वो राज्यपाल को साक्षी, यानी कि उनको पहले इन्फॉर्म करके लाया जाएगा। या बहुत सारी बातें हैं जिसका हमको यहाँ पर में उल्लेख करना है, ये तो उल्लेख कर देना, लेकिन ये शॉर्ट में ही करना है क्वेश्चन के अनुसार। अब है कि उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए भूमिका का। और इसके बाद है विशेष रूप से बिहार के संदर्भ, यानी बिहार के संदर्भ में क्या हुआ केवल एक कठपुतली, और एक और जुड़ा हुआ है यहाँ पर में, क्या हुआ एक कठपुतली है, इसको भी आपको अंतिम में बताना है कि वो आपके हिसाब से कठपुतली है या नहीं है। क्या हुआ एक कठपुतली है, ये एक सामान्य अवधारणा है भारत की राजनीति में कि राज्यपाल को कठपुतली ही माना जाता है। और तमाम जितने भी किस्से या राज्यपाल के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का संकेत भी देता है। ये जो गवर्नर का पद है, ये अपनी सुविधा के लिए लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत बार कहा गया कि ये पद के लिए, यानी कि जिनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता है उनको ये पद दे दिया जाता है सेंटिंग के लिए। तो ये सब तो दूसरी बातें हैं, लेकिन राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में जो प्रावधान है तो उसके अनुसार राज्यपाल है, और राज्यपाल को ढेर सारे अधिकार भी दिए गए हैं। तो वो अधिकार क्या हैं, और उस अधिकार का क्या वह वाकई सही दिशा में इस्तेमाल कर पाता है? जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कहीं पर में राज्य में चुनाव हुआ, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ, खेल शुरू हो गया। या विधायिका के अंदर किसी मुद्दे पे अगर बात होनी है तो वहाँ पर, या बहुत जगह ऐसा देखा गया है जहाँ पर में राज्यपाल अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तटस्थता से नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी बातों को आपको यहाँ पर में बताना है, रखना है, और आपको अंतिम में बताना है कि क्या हमारे भारत का जो राज्य, यानी भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं कठपुतली मात्र होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो इसको आप देखेंगे, और इसके लिए मेरे ख्याल से कोई फोर्स करने वाली बात नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसा लिखेंगे तो नंबर काट देगा। ऐसा अगर आप सही से लिख रहे हैं, अगर आपकी भावना सही है, आप जैसा सोच रहे हैं, और हर कोई तो सोचता है ना,
कोई सोचता है कि राम भगवान है, कोई सोचता नहीं है। तो ये तो सोचना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको देख कर के बताइए कि वो कठपुतली है या नहीं। आप उस और बिहार के संदर्भ में देना है, तो बिहार के संदर्भ में देना है तो आप लालू यादव से शुरू कीजिएगा। और ख़ास करके जब नीतीश जी की सरकार बननी थी और बूटा सिंह यहाँ पर में जो राज्यपाल थे, उस समय का रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पर में। और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, इसको रखते हुए, प्रस्तुत करते हुए, और आपको बताना है कि कठपुतली है या नहीं है। यानी कि बिहार के जो राज्यपाल हैं अभी, या जो पीछे के राज्यपाल होते आए हैं, तो वो मात्र कठपुतली थे या नहीं, कुछ वो अपने मन से लेते थे डिसीजन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से है। हम पॉलिटी का क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, काहे कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हम और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे देखिए, अर्थव्यवस्था से, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन है आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में एक मिनट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ WTO इन द कंटेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि आपको जो भारत की जो इकोनॉमी है उसमें WTO या अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को WTO का थोड़ा सा परिचय देना पड़ेगा कि WTO क्या है, इसका गठन कब हुआ। जैसे गैट था, पहले गैट को हटा करके WTO को लाया गया। WTO में वर्तमान में अगर देना है तो ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थोड़ा आपका, क्योंकि लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बता करके, और भारत के संदर्भ में कि भारत के लिए कितना लाभकारी है या नहीं है, इसके बारे में। तो WTO का भारत एक पूर्ण सदस्य भी है और डीपली इन्वॉल्व सदस्य है। यानी कि WTO की जितनी भी बातें हैं उसको लगभग उस मानक को ये पूरा करता है। और इतना भी स्पष्ट है कि WTO में रहने के कारण आज भारत की जो तस्वीर है आप आज देख रहे हैं, वो बहुत हद तक WTO में रहने के कारण भी है, हो सकता है। क्योंकि आप जब आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि WTO का भारत के ऊपर, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसका फ़ायदा WTO में इसको मिला है। क्योंकि WTO में अभी भी जो जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल की गई हैं वो आपका यही है, यानी खाद्य से है, जीन्स से। तो इसको आपको बताना है। और इसके बाद उसके लाभ देने के आड़ में इसके साथ कितना इसको ब्लैकमेल किया जाता है या इसको पीछे रखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि भारत आज एक उभरता हुआ देश है। आज अर्थव्यवस्था के मामले में भी देखते हैं कि 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है, या आगे हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का हम लोग ख्वाब पाले हुए हैं, हम पा भी लेंगे। तो ये जो हुआ है, और इसके लिए यानी कि हम लोग यहाँ तक ना पहुँच पाएँ या फिर उस तरीके से, तो हमारे ऊपर ढेर सारी बंदिशें भी लगाई गई। क्योंकि हमसे जो संपन्न कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका की वहाँ पर में दादागिरी चलती है। अमेरिका फ़ंड भी ज़्यादा करता है। और अमेरिका के लिए, जैसे कि आप वहाँ के जो किसान हैं वो पहले से ही सुखी हैं, संपन्न हैं, सब कुछ है उनके पास, फिर भी उनको सब्सिडीज़ दी जाती है। और हमारे भारत में सब्सिडीज़ देने से मना किया जाता है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, हाल फिलहाल में WTO का जो मंत्री स्तरीय दोहा का सम्मेलन या फिर और भी जगहों का हुआ है, उसमें बार बार ये बातें उभर करके आई हैं। और इन लोगों ने, यानी कि हमारे यहाँ से भारत की तरफ से इस पर ढेर सारी आपत्तियाँ भी जताई। तो इसको देखना है, इस संदर्भ में देखना। अभी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से करने की कोशिश करूँगा। जब उसकी आवश्यकता होगी तभी हम लोग वहाँ पर में आएंगे। अभी मेरा इरादा यही था कि BPSC के सिलेबस से आप लोगों को हम रूबरू कराएं, जिससे कि आपको ये पूरा पता चल जाए कि BPSC का सिलेबस क्या है। ये मैंने पेपर 2 का किया है, पेपर 1 का नहीं किया है। पेपर 1 में हिस्ट्री होगा, इंडिया और बिहार दोनों के परिप्रेक्ष्य में होगा। पोलाइटी तो इसमें हो गया, हिस्ट्री होगा, करेंट इवेंट्स होगा और स्टैटिस्टिक्स होगा। हम दूसरा वीडियो बना करके हम पहला का भी दे ही देंगे। जैसे कि पहला का क्वेश्चन हमको याद भी है बहुत सारा, राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्रवाद के भारत के संदर्भ में था कि उसके प्रसार के क्या कारण हैं। तो इस तरीके के मौर्य कला पे क्वेश्चन है, मौर्य कला का भवन निर्माण कला कैसा था, या और जो
वहाँ का जो मिला है ढेर सारा चीज़, वो किस स्तर का था उसका उल्लेख करना था। इसी तरीके से आपका चाबहार, करेंट से आपका चाबहार था, या फिर यूएई में जो दिवंगत, इन क्या नाम था इनका, श्रीमती सुषमा स्वराज, उनको जो वहाँ पर में बुलाया गया था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया था। बाद में मोदी जी को सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिला था। तो इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी भारत की क्या भूमिका है, भारत किस स्थिति में वहाँ है, या भारत को अभी जो ये पूरा का पूरा मिला है उसका क्या आगे हम क्या उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम कोशिश करेंगे कि उसको भी ला करके हम यहाँ कर दें। अभी तक में हम लोगों ने जो भी देखा वो इतना ही था, और इसके बाद हम अभी बुक पे भी चर्चा कर लें। अभी मैं ज़्यादा बुक का नाम अपने तरफ से रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा इरादा बस और बस ये सोचना है कि अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोग सफल होइए। बीपीएससी कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी परीक्षा ही है, लेकिन आपको बहुत बड़ी परीक्षा नहीं मानना। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि हम सफल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब सफल होने के लिए हमको क्या करना है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है, बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसी दिशा में आगे बढ़ना है।